आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इनकम एंड अदर क्राइटेरिया जस्ट लाइक इन फर्दर वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट कि हाउ वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ कि कंट्रीज़ को हम कंपेयर कैसे करते हैं या जो नेशनल डेवलपमेंट है वो क्या है और किस तरीके से हम डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इनकम एंड अदर क्राइटेरिया कि इनकम के साथ साथ और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम देशों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ दैट जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि लोग जो है वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं और लोगों को इनकम के अलावा जस्ट लाइक हम लोगों ने जब डिस्कस किया था फर्दर वीडियो में तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि लोग जो हैं वो इनकम के अलावा कुछ दूसरी चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा ही सेम नेशनल लेवल पे भी होता है। इनकम के अलावा भी कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जैसे पर कैपिटल इनकम और नेशनल इनकम के अलावा जिनको मेज़र किया जाता है। ठीक है, अब इस वीडियो में आप देख रहे होंगे पर कैपिटल इनकम भारत के कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स की पर कैपिटल इनकम बताई गई है। महाराष्ट्र की कितनी है, दिस, केरला की कितनी है, दिस, एंड बिहार की ये है। तो इस तरीके से हमने देखा कि महाराष्ट्र की पर कैपिटल इनकम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बिहार केरला की है और देन बिहार की है। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे है 2013 और 14 का इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया का। अब इस टेबल से हमें पता चलता है कि जो पर कैपिटल इनकम है वो महाराष्ट्र की, फिर केरला की एंड फिर बिहार की है। तो इस फिगर से हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा पैसा किस स्टेट में है, भारत के केरला में है। सो अब हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट टेबल है। ये टेबल आपको बताती है सम कंपैरेटिव डेटा ऑन महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि इन तीनों में से कौन सा स्टेट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे महाराष्ट्र को, केरला को, बिहार को। कंपेयर करने के लिए हमने कुछ मेज़रमेंट्स लिए हैं। पहला मेज़रमेंट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ये क्या होती है 1000 लाइव बर्ड्स पे। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 लाइव बर्ड्स पे मेज़र की जाती है। फिर आपका आता है लिटरेसी रेट 2011 के अकॉर्डिंग और 12 के अकॉर्डिंग ही हम सारा डेटा ले रहे हैं। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो 2009 और 10 के अकॉर्डिंग है। तो महाराष्ट्र में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अब इसके बाद में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। तो महाराष्ट्र में मोर्टेलिटी रेट 25 है और लिटरेसी रेट महाराष्ट्र की 82% है। ठीक है, और अटेंडेंस रेशियो कितना है 64 है। उसके बाद केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 12 है, बहुत कम है। ठीक है, और लिटरेसी कितनी है 94 है और अटेंडेंस रेशियो कितना है 78। तो आपने देखा कि ये तीनों ही चीज़ें बेटर हैं कहाँ पे, केरला में। और बिहार में आपने देखा मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी रेट कम है और अटेंडेंस रेशियो और भी कम है। ठीक है, तो अब सबसे पहला सवाल आता है कि ये जो कुछ टर्म्स इसमें यूज़ किए गए हैं इनका मतलब क्या है। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, तो इसको हम लोग समझेंगे। व्हाट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जन्म लिए हुए बच्चों का ये वो नंबर है जो एक साल, जो बच्चे सपोज दैट कि एक साल में जो बच्चे जन्म लेते हैं और उसमें से कितने बच्चे एक साल के होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक साल में 100 लाइव जो चिल्ड्रन बॉर्न करते हैं उसमें से कितनों की डेथ हो जाती है। ऊपर हम लोग देखेंगे तो 1000 पे मेज़र किया जाता है। ठीक है, ये देखिए कि 1000 लाइव बर्ड्स पे मतलब 1000 बच्चों ने जन्म लिया और उसमें से इन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक साल होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि महाराष्ट्र में 1000 में से 25 बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। केरला में 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसमें से 12 बच्चे एक साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं और बिहार में 43। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे सही कहाँ की है, केरला की। केरला में हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देन हम लोग आ जाते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब सबको पता है, साक्षरता दर। ये क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजर्स द proportion of literate population in the 7 and above age group। 7 साल या 7 साल से ऊपर के बच्चों की
साक्षरता दर को मेज़र किया जाता है, लिटरेसी को देखा जाता है। देन हम लोग आते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। ये क्या है? इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 अटेंडिंग स्कूल। मतलब 14 से 15 साल के उन बच्चों का ये नंबर होता है, टोटल नंबर होता है जो बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इन सारी चीज़ों से हम लोग कंपेयर करते हैं स्टेट्स को, कंट्रीज़ को। तो इस टेबल में आपको बताया गया है कि 1000, ये देखिए यहाँ पे भी इसको फिर ब्रॉडली इसमें वही बार बार लिखा हुआ है कि 1000 जो बर्थ होती हैं केरला में, उसमें से 12 बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से महाराष्ट्र में थोड़ा ज़्यादा है और फिर बिहार में बहुत ज़्यादा है। तो बिहार में हमने देखा कि अटेंडेंस रेशियो भी बहुत कम है, 14 से 15 साल के कम बच्चे स्कूल जाते हैं। वही महाराष्ट्र में बहुत बच्चे केरला में ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा जब हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम उनकी इनकम के साथ साथ कुछ अदर क्राइटेरिया हैं जिसको भी मेज़र करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज़। जैसा कि पब्लिक फैसिलिटीज़ के वर्ड से ही क्लियर होता है कि जो सुविधाएँ पूरी पब्लिक को प्रोवाइड की जाती हैं थ्रू गवर्नमेंट, उसे हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, स्कूलिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ में आता है। मतलब वो फैसिलिटीज़ जो पूरी जनता को गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं उसे हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो मनी इन योर पॉकेट कांट बाय द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। आपकी जेब में जो पैसा है वो आपको वो सर्विसेज और सेवाएं नहीं दे सकता। मतलब आप उस पैसे से वो सब कुछ नहीं खरीद सकते जो आपके जीवन को अच्छा बना सकते हैं। सपोज दैट हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए गुड ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। ट्रांसपोर्ट का मतलब यातायात के साधन अच्छे हों। तो हमारी पॉकेट तो ये अलाउ नहीं करती कि हम सारी रोडें बनवा दें, ये काम तो किसी और का होता है। तो इस तरीके की जो सेवाएं हैं जो सबके लिए यूज़फुल होती हैं और हमारे जीवन के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बैंकिंग सर्विसेज, तो ये सारी जो सेवाएं हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़। जो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि ऑल ओवर द सोसाइटी, सारे समाज को जो सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं सारी सोसाइटी को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़। ठीक है, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, और देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे ऐड किया गया है। इसको हम लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। जो बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल्स हैं या जो कमज़ोर फैमिलीज़ हैं, ठीक है, उनके घरों में गवर्नमेंट क्या करती है? राशन सुविधा, जैसे राशन शॉप्स होती हैं, गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत राशन शॉप्स खोल रखी है और वो लोगों को हेल्दी एंड न्यूट्रिशन, जैसे कि उन्हें फूड प्रोवाइड कराना, ठीक है, मिनिमम फूड जितना ज़रूरी है उतना बहुत कम कीमतों पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वन थिंग शायद, हाँ, कुछ चीज़ें बची हुई हैं जिसको भी हम लोग देख लेते हैं और इस वीडियो के साथ में हम लोग इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। एक्टिविटी दी गई है जिसमें हम लोग ये मेज़र कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा अंडर नरिश्ड है और कौन नरिश्ड है। मतलब सबको पता है कि बॉडी को फिट रखने के लिए नरिशमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो बॉडी के नरिशमेंट को चेक करने के लिए क्या किया जाता है? BMI इंडेक्स, BMI बॉडी मास इंडेक्स, ये एक इंट्रोड्यूस किया गया है, बॉडी मास इंडेक्स। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई जो व्यक्ति है वो नरिश्ड है या अंडर नरिश्ड है। ठीक है, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी व्यक्ति के वेट और हाइट के अकॉर्डिंग, उसका वेट कितना है और हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके नरिशमेंट को चेक करते हैं। इसमें क्या किया जाता है? हम टेक द हाइट इन मीटर, हाइट को मीटर में लेते हैं और डिवाइड द वेट इनटू स्क्वायर ऑफ द 8, और जो हमारी वेट होती है उसको हम हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो बॉडी मास इंडेक्स निकल आता है। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है अब आपको पता चल गया कि ये चेक करने के लिए कि कोई व्यक्ति नरिश्ड है या अंडर नरिश्ड है, हम बॉडी मास इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, इसमें व्यक्ति के हाइट और वेट से उसके नरिशमेंट को चेक किया जाता है। ठीक, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। देन हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसे HDI कहते हैं, और ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है UNDP,
यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें लिटरेसी रेट, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था केरला, महाराष्ट्र और इसको कंपेयर किया गया, वही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसमें देखते हैं, लिटरेसी रेट देखते हैं और अटेंडेंस रेशियो, उसके बाद कंपेयर करके निकाला जाता है। अब ये देखिए कुछ क्राइटेरिया जो यूज़ किया जाता है पड़ोसी देशियों को, नेबरिंग कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? ग्रॉस नेशनल इनकम। भाई देखिए इनकम तो मैंडेटरी है कि भाई पैसे से हम कंपेयर कर सकते हैं इनकम से दो देशों को। इसी के साथ हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जीवन की एक मतलब एवरेज आयु एज क्या होती है, इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लिटरेसी रेट और उसके बाद HDI रैंकिंग इसके अकॉर्डिंग निकाली जाती है। तो हमने देखा श्रीलंका की ग्रॉस नेशनल इनकम भारत से ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये भी श्रीलंका की ज़्यादा है, लिटरेसी रेट भी श्रीलंका की ज़्यादा है और यही कारण है कि श्रीलंका भारत से ऊपर इस रैंकिंग में है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इंडिया का, ठीक, और इंडिया से जो नीचे कंट्रीज़ हैं उनका देखिए रैंकिंग भी काफ़ी नीचे जा रही है। तो इस तरीके से हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में देखिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का मतलब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और HDI रैंक इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 177 कंट्रीज इन ऑल। ये जो रैंक ऊपर दी गई है 2014 के अकॉर्डिंग, इसमें 177 कंट्रीज़ को कंपेयर किया गया इन्हीं सारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है लेंथ ऑफ एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति की औसत आयु, मतलब वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा। सपोज दैट जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम इतना तो एज्यूम कर ही लेते हैं कि हाँ कम से कम ये 70 साल 80 साल जीवित रहेगा, तो इसी को बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ये भारत में इस प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 69 पॉइंट समथिंग। तो पर कैपिटल इनकम इज़ कैलकुलेटेड इन डॉलर फॉर ऑल कंट्रीज़। पर कैपिटल इनकम डॉलर्स में कंपेयर की जाती है हर एक देश की, जितनी पर कैपिटल इनकम है। जैसे हमारे यहाँ पे रुपी है तो रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तब हम लोग पर कैपिटल इनकम देते हैं। तो इट इज़ आल्सो डन इन अ वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स, और $1 से आप सेम अमाउंट की गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। सो अब हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट कंट्रीज़ को कैसे कंपेयर करते हैं, वहाँ की नेशनल इनकम से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। ठीक है, अब आ जाते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल कैसे होगा? सस्टेनेबल का मतलब होता है परमानेंट, स्थायी। इसका मतलब क्या होगा? स्थायी। स्थायी का मतलब वो चीज़ जो हमेशा रहे। हमें एक ऐसा डेवलपमेंट चाहिए जिसको हम इन फ्यूचर कॉन्टीन्यू बनाए रख सकें। सपोज दैट आज हमने बहुत डेवलपमेंट कर लिया और सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर दिया और आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद हम बेकार हो गए, तो ऐसा डेवलपमेंट नहीं करना है। डेवलपमेंट कैसे करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है इस समय कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। जस्ट लाइक हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइंस जो हमारे मिनरल्स हैं उनको हम माइन से निकाल रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में जब ये चीज़ें नहीं होंगी तब हम विकास कैसे करेंगे, तब हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो नाउ रिक्वायरमेंट क्या है कि हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को फाइंड आउट करें कि कैसे हम अपने इस विकास को आगे तक ले जा सकते हैं, स्थायी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने देखा होगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पहले हम एनर्जी के लिए कोयले पे डिपेंड रहते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हीट के लिए और भी चीज़ें खोजी गई, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट की गई। इसी में एक आता है वाटर। आपको पता है कि हमारा ग्राउंड वाटर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है। ये फिगर आपको बहुत अच्छा शो कर सकता है। ये आप देख सकते हैं कि कितना नीचे पानी पहुंच चुका है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर जो भारत का है वो पिछले 20 सालों में 4 मीटर डिक्लाइन हो गया है, नीचे चला गया है। ठीक है, इसके पीछे कारण है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इरिगेशन में, अपने घर के कामों में, फैक्ट्रीज़ में पानी ज़रूरत से ज़्यादा निकाला जा रहा है। और ये सबको पता है कि ओनली 2% वाटर ही फ्रेश वाटर है, जिसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। बाकी जो वाटर अवेलेबल है पूरी अर्थ पे उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। सो ज़रूरत क्या है कि हम इस वाटर को
सावधानी से इस्तेमाल करें ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स को भी ये मिल सके। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है ये आपको बताया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे, ये टेबल हमें बताती है कि क्रूड ऑयल जो रिजर्व्स हैं क्रूड ऑयल के, जो पेट्रोलियम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरीके से कंज्यूम हो रहा है। और आगे आने वाले समय में जब अगर वो सपोज दैट कि वो ऐसा माना जाता है कि 43 ईयर्स और चल पाएगा, केवल 43 ईयर्स के बाद जब ये क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे हमारा जो देश है वो इंपोर्ट पे डिपेंड है, हम क्रूड ऑयल को बाहर से मंगाते हैं, तो हम कैसे इसको अरेंज कर पाएंगे। जब अब्रॉड में भी ख़त्म हो जाएगा तो इसकी कीमत और बढ़ेगी। जैसा कि आज आपने देखा है कि लगातार पेट्रोलियम्स की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। कारण ये है कि क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है। दिस इज़ द रूल्स ऑफ इकोनॉमिक। जब किसी भी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो अब रिजर्व्स कम हो रहे हैं और डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से रिजर्व्स ऑयल की कीमतों में, जो ऑयल है, जो पेट्रोल है, उसकी कीमत बढ़ती रहती है। अब हमें दूसरी सस्टेनेबिलिटी ढूंढनी है, कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी हैं जिनका इस्तेमाल हम क्रूड ऑयल की जगह पे कर सकें, तभी हमारा जो फ्यूचर का डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो पाएगा, मतलब स्थायी हो पाएगा। तो आज ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और after watching all the videos of this chapter you will be capable to solve all the exercise of this chapter. Suppose that first question is development of a country can generally be determined. किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो किससे डिफाइन होता है? Its per capital income, yes, it's true. Its average literacy rate, yes, और health status. So we can say all of the above. तो अगर आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, सारे वीडियोस देखेंगे, तो आप जितनी भी एक्सरसाइजेज चैप्टर की गिवन एक्सरसाइजेज वो सारी आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।